प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब किसी भी सब्सटेंस का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सपोज सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलता है। अगर हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, यानी उसमें कुछ और नहीं है, पानी नहीं है, उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हमें सोडियम और क्लोराइड के आयंस होते हैं उसमें मौजूद, कोई तीसरा आयन नहीं होता, तो वहां पे हमें सोडियम और क्लोरीन मिलेगा। लेकिन जब हम सोडियम क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स बदल जाते हैं। कैसे? एनोड जो होता है उस पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड जो होता है उस पे रिडक्शन होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि जितना हम चार्ज फ्लो करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उतना ही क्वांटिटी मेटल की डिपॉजिट होती है। तो ये है हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ। द अमाउंट ऑफ केमिकल डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू दैट सर्किट। तो मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसको बराबर करने के लिए हमने Z लगा दिया, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी Z कांस्टेंट है। ये क्या है? जब चार्ज होगा 1 कूलम तो Z मास के बराबर है। तो 1 कूलम चार्ज से जितना मास मेटल का डिपॉजिट होता है उसे हम Z कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Q की जगह IT रख सकते हैं, तो M इज इक्वल टू ZIT। तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है। तो ये हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट लॉ कहता है कि अगर हम सेम दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उसमें सेम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो कितनी क्वांटिटी दोनों मेटल्स की डिपॉजिट होगी। सेम चार्ज जब हम दो इलेक्ट्रोड्स में पास करते हैं, सेम करंट पास करते हैं, तो उनमें जो मेटल की क्वांटिटी जो डिपॉजिट होती है, उनका जो रेशियो होता है वो उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के बराबर होता है, या कह लीजिए इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है। E इज इक्विवेलेंट वेट, यानी उन दोनों का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, उनका जो रेशियो होगा वही उनके मास ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड के रेशियो के बराबर होगा। ये है हमारा फैराडेज सेकंड लॉ। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे थे कि हम कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी भी केमिकल का, तो उसमें प्रोडक्ट क्या होता है। सपोज हमें कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो एक जगह हमने इम्प्योर कॉपर लिया जिसे हमने एनोड माना, दूसरी तरफ प्योर कॉपर लिया जो कि कैथोड का काम करेगा यहां पे। अब जो इम्प्योर कॉपर है उसे हमने जो एनोड माना, उसे हमने यहां पे एक्सटर्नल बैटरी, इलेक्ट्रोलिसिस में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी दी जाती है, बाहर से करंट दिया जाता है और केमिकल में फिर चेंजेस पैदा किए जाते हैं। तो यहां पे हमने बाहर से करंट दिया है और इम्प्योर कॉपर को एनोड माना है। यहां पे ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो इम्प्योर कॉपर में से जो कॉपर का पार्ट है वो निकल के कॉपर आयंस में बदलेगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, यानी उस पे ऑक्सीडेशन होगा। सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस मौजूद है या जो यहां से आ रहे हैं एनोड से, वो रिड्यूस होंगे कहां पे? कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है और कॉपर मेटल के रूप में डिपॉजिट होते जाएंगे। तो धीरे धीरे कॉपर मेटल यहां डिपॉजिट होगा प्योर कॉपर की जगह पे, और ये रॉड थिन होती जाएगी इम्प्योर कॉपर वाली। तो यहां पे हमें प्योर मेटल मिलता जाएगा और यहां से ये पूरा कॉपर एनोड से ट्रांसफर होते होते यहां पे कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये है हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस। आगे बढ़ते। सपोज हम सोडियम क्लोराइड का, मोल्टन सोडियम क्लोराइड का, जैसे हमने अभी बात करी थी, अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें सिर्फ सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे। लेकिन हम जब एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक्वस में सोडियम क्लोराइड के अलावा वाटर भी है। अब रिड्यूस कौन सा आयन होगा? हमारे को यहां पे 4 आयंस मिल गए, क्योंकि मोल्टन में पानी तो मौजूद नहीं है, वो सिर्फ पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस में कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सोडियम और क्लोरीन होगी। लेकिन यहां पे ऑप्शन आ गया, सोडियम और क्लोराइड आयन की बजाय हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन भी है। अब और वाटर भी मौजूद है। अब एक कंपटीशन सा क्रिएट होगा यहां पे कि कौन सा आयन रिड्यूस होगा, कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पे हमारे पास सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन है। एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी
आयंस जो एनायंस जाएंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, और जो कैटायंस है वो कहां जाते हैं, कैथोड पे, वो वहां जाके रिड्यूस होते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल में जिस स्पीसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो रिड्यूस होता है। सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, दैट इज 0.00 वोल्ट। सोडियम आयन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, -2.71 के आसपास, तो इसकी वैल्यू कम है। यहां पे हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन को बीट कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पे। देखते हैं आगे, आप देख सकते हैं कि सोडियम का है -2.71 और हाइड्रोजन का है 0, तो हाइड्रोजन सोडियम को बीट कर देगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हो जाएगी। ये तो हो गया रिडक्शन एट कैथोड। लेकिन जब हम, ये कैथोड की बात हो गई, ये हो गई कैथोड पे, आगे बढ़ते हैं। जब हम एनोड की बात करते हैं तो यहां पे क्लोरीन और वाटर में अब जब ऑक्सीडेशन की बात करते हैं जो कि एनोड पे होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो जीतेगा। भाई कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, एनोड पे उस स्पीसी का ऑक्सीडेशन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। लेकिन यहां पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है, यहां पे वैसा नहीं होता है जैसा होना चाहिए। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो स्पीसी ना रिड्यूस होके यहां पे क्लोरीन ही डिपॉजिट होती है, और उसका एक रीजन है, वो है क्लोरीन इज डिपॉजिटेड ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल उसका रीजन होता है, ये आप नोट कर लीजिए। यहां पे बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आपको ये चीज जाननी है अभी, बस आप ये ध्यान रख लीजिए। यहां पे वाटर की जगह क्लोरीन क्यों पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन में, क्योंकि ओवर पोटेंशियल होता है उसका रीजन। ये रिएक्शन स्लो हो जाता है और ओवर पोटेंशियल की वजह से क्लोरीन डिपॉजिट करता है।